गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन में फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या हैं और फ्रिक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, इतनी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब हम नई हेडिंग लिख लो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। इन्हीं फैक्ट्स को हम लोग लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो हमने बताया कि लॉज ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यह एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए और उन सभी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला उस वही रिजल्ट इसमें बताया जाएगा। यानी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कहता है, पहली बात, कि द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सर्फेसेस। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सर्फेसेस। यानी दो सरफेस के बीच, जो सॉलिड सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन सरफेसेस की एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेस। यानी दो सरफेस के बीच, सॉलिड सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन सरफेसेस के प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठों के नेचर पर निर्भर करता है। यदि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा और सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। रफनेस जितनी ही इंक्रीज होगी सरफेस की, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। रफनेस जितनी ही कम होगी, फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला पॉइंट हो गया कि द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सर्फेसेस। और दूसरा हो गया, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेस। Due to increase the roughness of surfaces, the friction between two solid surfaces increases, and due to decrease the roughness of surfaces, the friction between solid surfaces decreases. तीसरा पॉइंट है, दो सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन सरफेस पर लगने वाले रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए यह एक सरफेस है, इस पर हमने कोई ब्लॉक रख दिया तो ब्लॉक इस सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगा, जितना इसका वेट होगा उतने फोर्स से, और सरफेस इस ब्लॉक पर एक रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी किसी सरफेस पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो या खुद भी खड़े हो जाइए किसी सरफेस पर, तो आप सरफेस को दबाते हैं, सरफेस पे एक्शन करते हैं और सरफेस पे उतना ही एक्शन करते हैं जितना आपका वेट है। और जब सरफेस पर एक्शन होगा तो सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन आ। तो यहां से लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का तीसरा पॉइंट है कि द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। यानी फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करें और रिएक्शन को आर से डिनोट करें तो ये हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल आर। प्रोपोर्शनल हटाकर इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट म्यू लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू आर। जहां म्यू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, एक बात यहां पर याद रखिएगा कि दो सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन
को स्मॉल एफ से ही लिखिएगा, और यदि इस बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसे कैपिटल एफ से लिखेंगे। तो दो सरफेस के बीच लगने वाले फ्रिक्शन का फार्मूला हो गया म्यू आर, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन का ये फार्मूला हम स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में लिखें, यानी फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये फार्मूला हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, जहां म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और यदि यही फार्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखें तो ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन का जनरल फार्मूला है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, जहां म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन का फार्मूला यदि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में लिखना हो तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर, जहां म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यदि यही फार्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में लिखना हो तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां इसके बाद एक हेडिंग डाल लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अभी हम पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई आर। यानी यदि आपसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन बताइए, तो आप यही डेफिनेशन लिख देना कि द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन, द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो फ्रिक्शन और रिएक्शन के रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। पहली बात, इसमें म्यू की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होता। दूसरी चीज, म्यू की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है। म्यू हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, द वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। और तीसरी बात, सरफेस की रफनेस जितनी ही ज्यादा होगी उस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी सरफेस की रफनेस जितनी ही कम होगी उस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करती है। रफनेस बढ़ाते जाइएगा तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और रफनेस को यदि कम करते जाइएगा तो म्यू की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तीसरी बात, चौथी बात, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होती है। म्यू की वैल्यू अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ म्यू इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेज। फॉर ए गिवन सरफेस द वैल्यू ऑफ म्यू इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, तो ये हेडिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डाल के डेफिनेशन, फार्मूला और ये 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। अब यहां पर एक नोट डालिए, छोटी सी चीज आपको बता दें। अभी हमने फ्रिक्शन का फार्मूला बताया है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो कहीं भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे और फ्रिक्शन के फार्मूले का यूज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर हो गया। तो यहां आर की वैल्यू लेते क्या है, इसको जरा यहां अलग से नोट में समझ लीजिए। नोट में पहला पॉइंट, इफ ए बॉडी या ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, यदि कोई बॉडी या ब्लॉक किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है, मान लीजिए ये सरफेस आपका हॉरिजेंटल है, इस पर यदि कोई ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और सरफेस का जो रिएक्शन ब्लॉक पर है ये ऊपर की तरफ काम करेगा, तब यहां से नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल लगाना, अभी फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़े हुए एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो कहीं भी आप फ्रिक्शन के फार्मूले का यूज करोगे तो यहां आर, तो आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यदि कोई बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस पर है
तो बॉडी पे लगने वाला रिएक्शन बॉडी के वेट के बराबर होता है, तब यहां आर की जगह mg लिख लेना, ठीक। और यदि कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर है, इफ बॉडी इज ऑन इंक्लाइंड सरफेस, यदि बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो एक बात यहां पर हमेशा याद रखना, आप आगे जो भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, चाहे वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, चाहे आप रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में ये बात कॉमन होगी और सब में ये आएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक को रख दिया गया, तो जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाए जिसमें कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हो, तो यदि बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है या इंक्लाइंड सरफेस पे मोशन कर रही है, मतलब मेरा इंक्लाइंड सरफेस पर बॉडी होना चाहिए, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, इससे मतलब नहीं है। तो आप याद रखिए कि बॉडी का वेट इधर काम करेगा और वेट को यदि रिजोल्यूट करें तो एक कंपोनेंट इधर होगा mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो यदि कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी जाएगी तो उसका वेट ऐसे काम करेगा। इस वेट को यदि दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट कर दें तो एक कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। ये जो mg साइन थीटा वेट का कंपोनेंट है, यह बॉडी को नीचे तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो mg cos थीटा है, यही वेट का यही कंपोनेंट सरफेस को दबाता है। यानी ये ब्लॉक सरफेस को mg वेट से नहीं दबा रही है, ये ब्लॉक सरफेस को mg cos थीटा वेट से दबा रही है। तो एक बात यहां पर विशेष तौर पे याद रखना कि यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई बॉडी रखी हो तो बॉडी सरफेस को mg फोर्स से दबाती है, जितना इसका वेट होता है उतने फोर्स से सरफेस को दबाती है, सरफेस पे एक्शन करती है और सरफेस इस पर रिएक्शन लगाता है, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पर आप रख दोगे तो वहां पर बॉडी सरफेस को mg वेट से नहीं दबाएगी, सरफेस को mg cos थीटा वेट से दबाएगी। यानी सरफेस पे एक्शन हो रहा है mg cos थीटा, और आप जानते हो कि हर एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है, तो जब सरफेस पर एक्शन mg cos थीटा हुआ तो रिएक्शन भी mg cos थीटा होगा, इसलिए यहां पर जो रिएक्शन होगा वो mg cos थीटा होगा। इसलिए ये बात याद रखना कि जब भी फ्रिक्शन के इस फार्मूले का यूज करना तो देखना कि यदि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो इसमें F इक्वल टू म्यू आर में r की जगह mg रखना है। और यदि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें कहा जाए बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर, चाहे रेस्ट में हो या नीचे की तरफ जा रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो, इससे मतलब नहीं है। इंक्लाइंड सरफेस का यदि कोई न्यूमेरिकल आए और वहां पर यदि आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो F इक्वल टू म्यू आर फार्मूला लिखिए, जहां r की जगह अब mg नहीं लिखेंगे, mg cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी गई है तो रिएक्शन की वैल्यू mg होगी, और इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी रखी गई है तो रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा होगी। अब इसमें छोटी सी हेडिंग पूछी जाती है आपसे, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन पूछा जाता है, इसका फार्मूला पूछा जाता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने को भी आता है। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, तो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और सरफेस ब्लॉक पर रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगी। इस ब्लॉक पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए। तो आप जानते हो कि जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होता है, यानी ये हो गया, ठीक। अब इस फ्रिक्शन को यदि यहां हम बना दें, फ्रिक्शन मान लीजिए F है,
यहां बनाने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वेक्टर अलजेब्रा में एक रूल है कि किसी भी वेक्टर को आप चाहें तो उसके पैरेलल डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी वेक्टर को आप उसके पैरेलल डिस्प्लेस्ड कर दीजिए, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच लगता है, इसको हम यहां बना दिए, इस पॉइंट को हम वो मान ले रहे हैं। अब बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है इधर फ्रिक्शन और एक रिएक्शन, इनका रिजल्टेंट ये हो गया वेक्टर में पैरेललोग्राम मेथड से। तो ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन और रिएक्शन का, इस रिजल्टेंट को हम P मान ले रहे हैं। तो फ्रिक्शन और रिएक्शन का ये जो रिजल्टेंट है P, यह रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को O मान लिया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। यानी यदि आपको डिफाइन करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो बोल दीजिए कि द एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन विद रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट, फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल को लीजिए BCO, फ्रॉम ट्रायंगल BCO, यहां से जरा tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये फ्रिक्शन हो गया और बेस ये रिएक्शन के बराबर है, तो F/R हो गया। चूंकि आप पढ़े हो F इज इक्वल टू म्यू आर, अब F की जगह हम म्यू आर रख दे तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब कि यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। यदि इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लिखा जाए, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यही फार्मूला हो जाएगा tan थीटा s इज इक्वल टू म्यू s। और यदि यही फार्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखा जाए तो ये हो जाएगा tan थीटा k इज इक्वल टू म्यू k। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा निकालने का फार्मूला है। तो यानी किसी भी दो सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। एक बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन और देख लो। द एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन विद रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट, परिणामी, रिएक्शन के साथ, प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, जो एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा से डिनोट किए हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कभी भी निकालना हो तो ये फार्मूला याद रखिए, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस पता होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। अब एक हेडिंग एग्जाम में भी दी जाती है, आपको जानना भी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। तो अगला हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कहते किसे हैं। मान लीजिए यह एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन फाई है, इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यानी कोई भी सरफेस हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री पर होता है, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री पर होता है, जितने एंगल पर होता है, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से फाई है, तो एंगल ऑफ रिपोज फाई हो गया।
सपोज कर लीजिए कि इस सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास m है। तो जब ब्लॉक रखेंगे तो अभी बताया हूं ब्लॉक का वेट इधर काम करेगा, वेट का एक कंपोनेंट mg साइन फाई इधर काम करेगा, और ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, तो इधर की तरफ mg cos फाई काम करेगा, और रिएक्शन इधर काम करेगा और फ्रिक्शन इधर काम करेगा। ठीक है। मान लीजिए यदि ये ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट में है, यानी ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, तो इन इक्विलिब्रियम, तो इसको कॉपी में लिखते समय लिख लीजिएगा कि लेट अस सपोज दैट द एंगल ऑफ रिपोज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज फाई, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on inclined surface, block is in rest on inclined surface, इतना लिख लीजिएगा, तब ये फिगर बना के लिखिएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में चूंकि मोशन हो नहीं रहा है, और जब भी कोई बॉडी मोशन नहीं कर रही होती है तो उस पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स इक्वल होते हैं। तो चूंकि इस ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, इसलिए इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों अपोजिट है, ये इक्वल होंगे, यानी mg साइन फाई इज इक्वल टू f। ठीक, ये इक्वल होगा, और ये भी दोनों अपोजिट है, ये भी इक्वल होंगे, यानी r इज इक्वल टू mg cos फाई। तो ये एक बात याद रखिएगा कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस पर हो, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, चाहे कहीं भी हो, यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो इस पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे। ये दोनों अपोजिट है तो आपस में इक्वल होंगे, ये भी दोनों अपोजिट है तो आपस में इक्वल होंगे। अब जरा इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 है mg साइन फाई इज इक्वल टू एफ की जगह आप लिख सकते हो म्यू आर। अब इक्वेशन 2 में r की वैल्यू mg cos फाई है, तो ये r की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, ये हो जाएगा mg साइन फाई इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos फाई। mg से mg कैंसिल हो गया, cos फाई को इधर कर दीजिए, तो साइन फाई अपॉन cos फाई इज इक्वल टू म्यू, यानी tan फाई इज इक्वल टू म्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं इफ थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यदि थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो तो tan थीटा का भी फार्मूला म्यू होता है। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा, या फाई इज इक्वल टू थीटा। फाई क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कभी कभी इसको दो तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या दूसरा कह दिया जाता है कि प्रूव दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। प्रूफ कीजिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी और चीज, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस। आपको दो ही तरह का न्यूमेरिकल आएगा। एक न्यूमेरिकल ये होगा कि यदि कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मोशन कर रही है, और एक आएगा कोई बॉडी इंक्लाइंड रफ सरफेस पर मोशन कर रही है। तो इंक्लाइंड रफ सरफेस पर मोशन करेगी तब एक्सीलरेशन कितना होगा, और हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर मोशन करेगी तब एक्सीलरेशन कितना होगा।
मान लीजिए यह एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और एक ब्लॉक इस सरफेस पर यहां रखा गया है। तो ब्लॉक का वेट इधर की तरफ काम करेगा, इधर की तरफ वेट का कंपोनेंट साइन थीटा, इधर की तरफ वेट का कंपोनेंट कास mg कास थीटा, और इधर की तरफ रिएक्शन होगा और मान लीजिए फ्रिक्शन इधर है। अब ये सपोज कर लीजिए कि ब्लॉक ए एसिलेशन से नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। यदि यही ब्लॉक रेस्ट में होता तब ये दोनों अपोजिट फोर्स इक्वल होते, लेकिन चूंकि ब्लॉक ए एसिलेशन से नीचे की तरफ वर्क कर रहा है इसलिए लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो यह बात याद रखिएगा, बहुत शुद्ध लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज बता दे रहे हैं कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर यूज करना है। बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए न्यूमेरिकल लगेगा नहीं। और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का तरीका क्या है कि जिधर की तरफ मोशन हो रहा है उधर का फोर्स ले लीजिए, यानी mg साइन थीटा, और माइनस अपोजिट फोर्स ले लीजिए। तो जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पर या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल लैंग्वेज बता दूं कैसे लगाते हैं। जिधर की तरफ मोशन हो रहा है उधर का फोर्स ले लीजिए और उसमें से अपोजिट फोर्स को माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। mg साइन थीटा माइनस एफ की जगह म्यू आर लिख सकते हो, और चूंकि बॉडी यहां पर इंक्लाइंड सरफेस पर है और मैंने बताया है कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर होगी तो रिएक्शन आर की वैल्यू mg कास थीटा होगी, तो आर की जगह mg कास थीटा लिख देंगे, इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा इंटू जी। तो ये याद रखना कि कोई भी बॉडी यदि इंक्लाइंड सरफेस पर मोशन कर रही है तो उसका एसिलेशन ये होगा। जैसे तमाम क्वेश्चन आते हैं कि एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड सरफेस है, एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर ए पॉइंट से रेस्ट से स्लाइड करना शुरू करती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितने देर में ये यहां पहुंच जाएगी बॉटम पे, या बॉटम पे पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, या बॉटम पर पहुंचते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, आप जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन्हीं तीनों इक्वेशन से सारे सवाल लग जाएंगे। हाँ, ये एक बात ध्यान देना कि जब इस तरह के न्यूमेरिकल आप इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाना तो उसमें एसिलेशन a की जगह ये वैल्यू लेना है यदि मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर है तब, और यदि मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी मोशन कर रही है ए एसिलेशन से, तो वहां पर आप एसिलेशन ले लीजिएगा म्यू जी। और यदि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर रही है तो वहां एसिलेशन साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा इंटू जी। अब एसिलेशन इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर रही हो बॉडी तो भी बता दिया, और यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी मोशन कर रही है तो भी एसिलेशन आपको बता दिया। अब कोई भी न्यूमेरिकल आता है, चाहे इंक्लाइंड प्लेन का चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन का, तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लगाना। हाँ, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जब भी एसिलेशन, जहां एसिलेशन है वहां यदि इंक्लाइंड सरफेस का केस है तो ये रखना, और यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस है तो ये रखना। ठीक, तो इस तरह से आपका ये फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। यदि इसके न्यूमेरिकल आप लगाएं बुक से, न्यूमेरिकल में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए, मैं आज ही या कल ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा। तो जितने भी इसके क्वेश्चन है पढ़िए और जहां डाउट है वहां डिस्कस कीजिए। ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।